बहुत साल पहले एक बादशाह था जिसे नए कपड़ों का बहुत ज्यादा शौक था। इतना ज्यादा कि वो अपना सारा पैसा कपड़ों पर ही खर्च करता था। उसे अपनी सेना की कोई परवाह नहीं थी और ना ही उसे नाटक देखने या शिकार करने में कोई दिलचस्पी थी, सिवाय इसके कि उसे मौका मिले अपने नए कपड़े दिखाने का। उसके पास दिन के हर घंटे के लिए अलग पोशाक थी और जैसे किसी और राजा या बादशाह के बारे में कहते हैं कि वो दरबार में बैठे हैं, वैसे ही उसके बारे में हमेशा कहा जाता था, बादशाह अपनी अलमारी में बैठे हैं। समय बहुत कहुशी से बीत रहा था उस बड़े शहर में जो उसकी राजधानी थी। हर रोज दरबार में नए नए लोग आते थे। एक दिन दो धोखेबाज खुद को जुलाहे बताकर वहां आए। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत ही सुंदर रंगों और डिजाइन के कपड़े बनाना आते हैं और इन कपड़ों में एक जादुई खूबी होगी कि ये उन लोगों को दिखाई नहीं देंगे जो अपनी नौकरी के लायक नहीं है या जो बहुत ज्यादा सीधे साधे हैं। ये तो कमाल के कपड़े होंगे, बादशाह ने सोचा। अगर मेरे पास ऐसी पोशाक होती तो मैं तुरंत पता लगा सकता था कि मेरे राज्य में कौन आदमी अपनी नौकरी के लायक नहीं है और कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख। ये कपड़ा तो मेरे लिए तुरंत बनना चाहिए। और उसने दोनों जुलाहों को बहुत सारा पैसा दिया ताकि वो अपना काम तुरंत शुरू कर सकें। तो उन दोनों बनावटी जुलाहों ने दो करके लगाए और ऐसे काम करने लगे जैसे बहुत व्यस्त हों। हालांकि असलियत में वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने सबसे बढ़िया रेशम और सबसे शुद्ध सोने का धागा मांगा और दोनों को अपनी अपनी झोली में डाल लिया और फिर देर रात तक खाली करघों पर अपना बनावटी काम करते रहे। मैं देखना चाहता हूं कि जुलाहे मेरे कपड़े कैसे बना रहे हैं, बादशाह ने कुछ समय बाद खुद से कहा। हालांकि वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ जब उसे याद आया कि एक मूर्ख या जो अपनी नौकरी के लायक नहीं है वो तो ये कपड़ा देख ही नहीं पाएगा। हाँ, उसने सोचा कि उसे खुद तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद जाने से पहले किसी और को भेजकर जुलाहों और उनके काम के बारे में पता करना चाहेगा। पूरे शहर में लोगों ने उस कपड़े की चमत्कारी खूबी के बारे में सुन रखा था और सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके पड़ोसी कितने समझदार या कितने अनजान हैं। मैं अपने वफादार पुराने मंत्री को जुलाहों के पास भेजूंगा, बादशाह ने आखिरकार कुछ सोच विचार के बाद कहा। वो सबसे अच्छे से देख पाएंगे कि कपड़ा कैसा दिखता है, क्योंकि वो एक समझदार आदमी है और उनसे ज्यादा योग्य आदमी उनकी नौकरी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। तो वफादार पुराने मंत्री उस कमरे में गए जहां धोखेबाज अपने पूरे दमखम से अपने खाली करघों पर काम कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? बूढ़े ने अपनी आंखें चौड़ी करके सोचा। मुझे करघों पर धागे का एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उसने अपने विचार जाहिर नहीं किए। धोखेबाजों ने बड़ी विनम्रता से उनसे अनुरोध किया कि वो कृपा करके उनके करघों के पास आएं और फिर उनसे पूछा कि क्या उन्हें डिजाइन पसंद आया और क्या रंग बहुत सुंदर नहीं थे, साथ ही साथ खाली करघों की ओर इशारा करते हुए। बेचारे बूढ़े मंत्री ने देखा और देखा, उन्हें करघों पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा कारण था, यानी वहां कुछ भी नहीं था। क्या? उसने फिर सोचा, क्या मैं मूर्ख हूं? मैंने खुद के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, और अगर मैं ऐसा हूं तो अब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी नौकरी के लायक नहीं हूं? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मैं कभी कबूल नहीं करूंगा कि मैं सामान नहीं देख सका। बादशाह ने अब अपने दरबार के एक और अफसर को यह देखने के लिए भेजा कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं और यह पता लगाने के लिए कि क्या कपड़ा जल्द ही तैयार हो जाएगा। इस सज्जन के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा मंत्री के साथ हुआ था। उसने चारों तरफ करघों का मुआयना किया, लेकिन उसे खाली फ्रेम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या आपको सामान उतना सुंदर नहीं लग रहा है जितना मेरे भगवान मंत्री को लगा था? धोखेबाजों ने बादशाह के दूसरे राजदूत से पूछा, साथ ही पहले की तरह इशारे करते हुए और उस डिजाइन और रंगों के बारे में बात करते हुए जो वहां थे ही नहीं। मैं तो बेवकूफ नहीं हूं, दूत ने सोचा। जरूर मैं ही अपनी अच्छी फायदेमंद नौकरी के लायक नहीं हूं। यह तो बहुत अजीब बात है। हालांकि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और तदनुसार उसने उस सामान की तारीफ की जो वो देख नहीं सकता था और घोषित किया कि वो रंगों और डिजाइनों से बहुत खुश है। वास्तव में आपकी महाराजाधिराज, जब वो अपने राजा के पास लौटा तो उसने कहा, जुलाहे जो कपड़ा तैयार कर रहे हैं वो असाधारण रूप से शानदार है। और अब बादशाह खुद उस महंगे कपड़े को देखना चाहते थे। जब वो अभी भी करघे में था, दरबार के कुछ खास अफसरों के साथ, जिनमें से दो ईमानदार आदमी थे जिन्होंने पहले ही कपड़े की तारीफ की थी, वो उन धूर्त धोखेबाजों के पास गया। जैसे ही उन्हें बादशाह के आने का पता चला,
वो पहले से कहीं ज्यादा मेहनत से काम करने लगे। हालांकि उन्होंने अभी भी करघों से एक भी धागा नहीं गुजारा था। क्या काम बिल्कुल शानदार नहीं है? दरबार के 2 अफसरों ने कहा, जिनका पहले जिक्र किया जा चुका है। अगर आपकी महाराजाधिराज इसे देखने की कृपा करें, क्या शानदार डिजाइन है, क्या शानदार रंग है। और साथ ही उन्होंने खाली तख्तों की ओर इशारा किया, क्योंकि उन्होंने कल्पना की थी कि बाकी सब लोग कारीगरी के इस बेहतरीन नमूने को देख सकते हैं। यह कैसा है? बादशाह ने खुद से कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह वाकई एक भयानक मामला है। क्या मैं मूर्ख हूं या मैं बादशाह बनने के लायक नहीं हूं? इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? ओह, कपड़ा बहुत सुंदर है, उसने जोर से कहा। यह मुझे पूरी तरह से पसंद आया। और वो बहुत ही शालीनता से मुस्कुराया और खाली करघों को ध्यान से देखा, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो यह नहीं कहना चाहता था कि वो नहीं देख सकता जो उसके दरबार के 2 अफसरों ने इतनी तारीफ की थी। उसके सभी दरबारी अब अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, इस उम्मीद में कि उन्हें करघों पर कुछ दिखाई दे, लेकिन वे दूसरों से ज्यादा कुछ नहीं देख सके। फिर भी वे सभी चिल्ला उठे, ओह कितना सुंदर है। और उन्होंने बादशाह को सलाह दी कि इस शानदार कपड़े से आने वाले जुलूस के लिए कुछ नए कपड़े बनवाए जाएं। बहुत खूब, आकर्षक, बेहतरीन। हर तरफ गूंज उठा और हर कोई असाधारण रूप से खुश था। बादशाह ने भी आम खुशी में हिस्सा लिया और धोखेबाजों को नाइटहुड के एक आदेश का रिबन भेंट किया, जिसे उनके बटन होल में पहना जाना था, और जेंटलमैन बुनकरों की उपाधि दी जानी थी। धोखेबाज उस दिन से पहले पूरी रात जागते रहे जिस दिन जुलूस निकलना था, और 16 मोमबत्तियां जलाकर रखीं, ताकि हर कोई देख सके कि वो बादशाह का नया सूट खत्म करने के लिए कितने उत्सुक हैं। उन्होंने करघों से कपड़ा उतारने का नाटक किया, अपनी कैंची से हवा में काटा और बिना धागे वाली सुइयों से सिलाई की। देखो, अंत में वे चिल्लाए, बादशाह के नए कपड़े तैयार हैं। और अब बादशाह अपने दरबार के सभी रईसों के साथ जुलाहों के पास आया, और धोखेबाजों ने अपनी बाहों को ऊपर उठाया मानो कुछ पकड़े हुए हों, ये कहते हुए, ये रहे आपकी महाराजाधिराज के पतलून, ये रहा दुपट्टा, ये रहा लबादा। पूरा सूट मकड़ी के जाले जितना हल्का है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसने कुछ पहना है जब उसने इसे पहना हो। हालांकि यही इस नाजुक कपड़े की सबसे बड़ी खूबी है। हाँ बिल्कुल, सभी दरबारियों ने कहा, हालांकि उनमें से एक भी इस उत्तम कारीगरी को देख नहीं सका। अगर आपकी महाराजाधिराज अपने कपड़े उतारने की कृपा करेंगे तो हम शीशे के सामने नया सूट पहना देंगे। तदनुसार बादशाह ने अपने कपड़े उतार दिए और धोखेबाजों ने उसे उसका नया सूट पहनाने का नाटक किया। बादशाह शीशे के सामने एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ रहा था। आपकी महाराजाधिराज अपने नए कपड़ों में कितने शानदार लग रहे हैं और वे कितने अच्छे लग रहे हैं। सब चिल्ला पड़े, क्या डिजाइन है, क्या रंग है, ये वाकई शाही वस्त्र हैं। जुलूस में आपकी महाराजाधिराज के ऊपर जो छत्र लगाया जाना है वो इंतजार कर रहा है, समारोह के प्रमुख ने घोषणा की। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बादशाह ने उत्तर दिया। क्या मेरे नए कपड़े अच्छे लग रहे हैं? उसने पूछा, खुद को फिर से शीशे के सामने घुमाते हुए, ताकि वो अपने सुंदर सूट की जांच करता हुआ दिखाई दे। शयन कक्ष के रईस, जिन्हें बादशाह की पूंछ उठानी थी, जमीन पर टटोलते रहे मानो वे लबादे के सिरे उठा रहे हों, और कुछ ढोने का नाटक करते रहे, क्योंकि वे किसी भी तरह की सादगी या अपने पद के लिए अयोग्यता को प्रकट नहीं करना चाहते थे। तो अब बादशाह अपने ऊंचे छत्र के नीचे जुलूस के बीच में अपनी राजधानी की सड़कों से गुजरा, और खड़े सभी लोग और खिड़कियों पर खड़े लोग चिल्ला उठे, ओह, हमारे बादशाह के नए कपड़े कितने सुंदर हैं, लबादे में क्या शानदार पूंछ है, और दुपट्टा कितनी शान से लटक रहा है। संक्षेप में, कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वो इन बहुत प्रशंसित कपड़ों को नहीं देख सकता, क्योंकि ऐसा करने में वो खुद को या तो मूर्ख घोषित करता या अपने पद के लिए अयोग्य। निश्चित रूप से बादशाह के विभिन्न सूटों में से किसी ने भी इतना अच्छा प्रभाव नहीं डाला था जितना इन अदृश्य लोगों ने डाला था। लेकिन बादशाह ने तो कुछ भी नहीं पहना है, एक छोटे बच्चे ने कहा। मासूमियत की आवाज सुनो, उसके पिता ने कहा, और जो बच्चे ने कहा था वो एक से दूसरे में फैल गया। लेकिन उसने कुछ भी नहीं पहना है। आखिरकार सभी लोग चिल्ला उठे। बादशाह नाराज हुआ, क्योंकि वो जानता था कि लोग सही कह रहे हैं, लेकिन उसने सोचा कि जुलूस अब चलना ही चाहिए। और शयन कक्ष के रईसों ने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की, ताकि ऐसा लगे कि वे एक पूंछ पकड़े हुए हैं। हालांकि वास्तव में पकड़ने के लिए कोई पूंछ थी ही नहीं।